हेलो एवरीवन। आपके अपने परिवार सक्सेस वाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त भाई अनंत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज ही हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। बाकी के प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एस सी के बाकी के एग्ज़ाम जिनमें भी रीजनिंग आती है, बाकी यूपीएसआई यूपीपी और जहाँ भी रीजनिंग का एक रोल होता है वहाँ के लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी को इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए करते हैं हम हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में ए बी आर ओ ए डी को सी डी टी क्यू सी एफ लिखा जाता है, उस भाषा में टी ए वी ए आर डी कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आपके सामने आए तो इनकी आपको नंबरिंग कर लेनी चाहिए, तो उससे आसान हो जाता है। नंबरिंग का मैं आपको बता दूं कैसे होती है। जैसे हमारा ए अल्फ़ाबेट से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सभी की नंबरिंग, जैसे अगर लिखें ए बी सी डी और ये जेड तक जितने भी होते हैं, जैसे ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, 4 पे डी आता है और जेड हमारा 26 पे आता है। तो ऐसे हम नंबरिंग करके रखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसको करें तो ए हमारा 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, आर हमारा 18 पे आता है, वो हमारा 15 पर आता है और ये हमारा 1 पर और डी 4 पर आता है। ऐसे ही सी हमारा 3 पर आता है, डी 4 पे आता है, क्यू 20 सॉरी टी 20 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, सी 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या हो रहा है, इसमें हमारा हर एक अल्फाबेट में 2 प्लस हो रहा है। एक में 2 प्लस हुआ, यहाँ पे 3 बन गया। बी में 2 प्लस हुआ तो 4 पे डी बन गया। आर में 18 पे प्लस हुआ 2 तो 20 पे टी बन गया। तो वैसे ही अगर हम इसमें करें, टी टी हमारा 20 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, बी 2 पर आता है, ए 1 पे आता है, आर 18 पे आता है और डी कितने पे आता है 4 पे। तो वैसे ही हम करें, इसमें +2 कर देंगे तो 22 पे हमारा क्या आता है। ये आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए कि कौन से अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। तो 22 पे हमारा वी आ जाएगा और बाकी फिर 2 इसमें ऐड करेंगे एक में, तो सी पे हमारा 3 पे हमारा सी आ जाएगा। फिर 2 और फिर इसमें 3 हम ऐड करेंगे, सॉरी 2 ऐड करेंगे तो हमें ये 4 पर हमारा डी आ जाएगा और इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो ये सी आ जाएगा। 18 में 2 ऐड करेंगे 20 पे हमारा टी आ जाएगा और 4 पे डी में 2 ऐड करेंगे तो हमारे 6 पर एफ आ जाएगा। बी सी डी सी टी एफ, बी सी डी सी टी एफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इनको इन क्वेश्चन में कभी भी आपके सामने आए ऐसे क्वेश्चन तो आपको नंबरिंग कर लेनी है और बस सीधा आंसर दे देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप में कीबोर्ड से संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से सही अनुरूपता चुनें। जैसे कि माउस हमारा क्लिक से संबंधित होता है, माउस से हम जैसे क्लिक करते हैं वैसे हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, क्रिएट करते हैं या फिर टाइप करते हैं। ठीक है। आप सभी को बताइए, तो आसान है। जैसे कि माउस से क्लिक करते हैं वैसे ही कीबोर्ड से टाइप करते हैं। ठीक है, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है हमारा। इसमें क्या दिया हुआ है कि एन ई ए आर को ई ए आर एन कहा जाता है, तो जी ओ ए एल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही बताया था आपको। नंबरिंग, अगर इसमें नंबरिंग ना भी करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा ये वर्ड रिपीट ही हो रहे हैं, सारे सारे अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे इस टाइप से रिपीट हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम देखें तो पहले अल्फाबेट को छोड़ के पहले इन तीनों को लिख दिया गया है, जैसे ई को, फिर ए को, फिर आर को, और जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट था उसको लास्ट में लिख दिया गया है। ऐसे ही हम इसको करें तो जी ओ ए एल को करें तो पहले जी को छोड़ देंगे, इसमें ये वाले 3 लिख लेंगे ओ ए एल, देन जी को लास्ट में लिख देंगे। है कोई ऑप्शन? हाँ, ओ ए जी एल, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस
ईयर से लिए गए हैं। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्जाम होते हैं सबसे वहां से लिए गए हैं। बाकी यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और सारे ही प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो आप इनको करते रहिए, ठीक है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे। वेट वेट, मैंने आपको इसका आंसर बताया था, OAL, देन लास्ट में जी लिख देंगे। ये डी नहीं है, सॉरी, बी है, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक से OAL पढ़ के यहाँ पर कर दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि ये रिलेशनशिप से है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, तो इसमें क्या है। यदि कमल कहता है खुशबू की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल खुशबू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देन ये कैसे करना है हमें। खुशबू की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। कोई लड़का है, ठीक है, कोई है, तो वो कहता है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री। तो लड़के की माँ की इकलौती पुत्री उसकी क्या हुई, बहन हुई, ठीक है। मतलब किसी की भी माँ की इकलौती पुत्री उसकी बहन हुई। देन बहन की लड़की, जो उसकी बेटी है, इकलौती बहन की बेटी, उसका नाम खुशबू है। देन इसकी क्या हुई वो, किसी भी इंसान की बहन की बेटी उसकी भांजी हुई। यानी कि खुशबू का ये कौन लगा रिलेशनशिप, क्या हुआ इससे, मामा। समझ आया होगा। कमल कहता है कि खुशबू की माँ, कोई लड़की है खुशबू, उसकी जो माँ है, उसकी माँ की यानी कमल की माँ की इकलौती पुत्री है। यानी कि वो कमल की जो बहन है, वो खुशबू की माँ है। तो खुशबू कमल का कौन हुआ, मतलब खुशबू का कमल कौन हुआ, मामा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हमें खुद को डेडिकेट कर लेना चाहिए, खुद के ऊपर हिसाब लगा लेना चाहिए, इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आकृति वाला है हमारा। नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों में मूल आकृति के समान होगा। मतलब हमें बताना है कि जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आकृतियां दी गई हैं, तो अगर हम इसके सामने मतलब इसके वो दर्पण रख दें, इसके सामने दर्पण रख दें, या फिर इसके नीचे की साइड या कोई जल आकृति होती है ना, हमें बताना है कि कौन सी आकृति ऐसी होगी जो पानी में भी सेम दिखाई देगी और किसी प्रतिबिंब यानी कि आईने में भी सेम ही दिखाई देगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो हम इसको अगर शीशे में यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पे कोई प्रतिबिंब रखा है, अगर हम इसमें इसको देखें तो ये तो सेम ही रहेगी प्रतिबिंब में। लेकिन अगर हम इसको जल प्रतिबिंब में देखें तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब में आपस का ये ऊपर नीचे का चेंज हो जाता है, और जो साइड में अगर प्रतिबिंब रखा है तो साइड ऊपर नीचे साइड वाला चेंज होता है, ऊपर नीचे का सेम रहता है। लेकिन अगर नीचे रखा है प्रतिबिंब तो हमारा ऊपर नीचे का चेंज हो जाता है और लेफ्ट राइट वाला सेम रहता है। तो अगर हम नीचे प्रतिबिंब रखें तो ये जो साइड है ये नीचे की ओर आ जाएगी, इसलिए ये तो सेम नहीं रहेगी। देन ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो अगर यहाँ पे रख दें हम कोई प्रतिबिंब तो ये यहाँ तो सेम ही रहेगी, लेकिन अगर हम यहाँ रख दें तो ये ऊपर की साइड इसमें भी ऐसे करके आ जाएगा, तो ये भी सेम नहीं रहेगी। देन ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। अगर हम इसमें यहाँ पर प्रतिबिंब रख दें तो सेम ही रहेगी, बट अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये जो इस टाइप से बन रहा है स्टार, वो ऐसे आ जाएगा, और जो नीचे वाला ऐसे कर इस टाइप से है, वो ऐसे करके मतलब चेंज हो जाएगा। देन अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें हम, तो अगर हम इसमें यहाँ पर कोई प्रतिबिंब रख दें तो भी ये सेम रहेगा। अगर हम यहाँ नीचे की ओर कोई जल प्रतिबिंब रख दें, मतलब जल प्रतिबिंब का मतलब होता है पानी में, वो पानी में भी सेम ही रहेगी। जो पानी में हमारी परछाई दिखती है ना, उसको हम जल प्रतिबिंब बोलते हैं। देन अगर हम इसको यहाँ पे रख दें तो भी ये सेम रहने वाली है इस टाइप से। और अगर हम इसको लेफ्ट राइट से भी देखें तो भी ये सेम ही रहने वाली है। मतलब अगर हम इसको इसके लेफ्ट में राइट में कहीं भी कोई प्रतिबिंब रख दें तब भी ये इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, और अगर नीचे जल प्रतिबिंब देखें इसका तो भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये समान ही रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा क्लॉक से है।
जिसमें दिया है एक घड़ी में समय 9:30 हुआ है, तो घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन भी कराया था, एक फार्मूला होता है इसका, बट आपको मैं आज फिर इसको एक नए फार्मूले से कराता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं इसको। बहुत इजी फार्मूला है, ये आपको रट लेना है। इसको करने के अलग अलग, हर किसी के टीचर के अलग अलग मेथड होते हैं, बट हम इसको एक फार्मूले से करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, पहले हम 60 लिख लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई घंटे में कर देंगे, देन इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि माइनस कर देंगे, और माइनस क्या करेंगे हम 11 की गुणा कर देंगे मिनट में, देन अपॉन में 2 कर देंगे। जैसे हम करें इसको, ये फॉर्मूला हो गया। कभी भी हमें कोण निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से। देन करना क्या है, ये इस फार्मूले में हमें वैल्यू रख देनी है, देन 60 मल्टीप्लाई बाय 9 और माइनस 11, और मिनट कितना दिया हुआ है हमारा 30 यानी 30 अपॉन 2 कर देंगे। तो इसकी 9 में गुणा कर देंगे तो ये 540 हो जाएगा, और इसकी कर देंगे तो ये 330 हो जाएगा अपॉन 2। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 210, ये 0 है, और 210 का आधा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको काट दें तो ये आ जाएगा हमारा 105 यानी 105 डिग्री। ये हमारा कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कोण को निकालने का फार्मूला है। यानी 9:30 पे जो हमारी घड़ी आपस में घड़ी की सुइयां होंगी, घंटे वाली तो 9 पर होगी और मिनट वाली 30 पर होगी, तो घड़ी की जो सुइयां आपस में जो कोण बनाएंगी वो 105 अंश का कोण बनाएंगी। 105 अंश कहते हैं या डिग्री कह लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं सभी के, लेकिन ये बहुत ईजी है। ये फार्मूला लगा देना है, करना क्या है, बट 60 की गुणा घंटे से कर देनी है, और 11 की गुणा मिनट से कर देनी है, अपॉन में 2 कर देना है, इसको आधा कर देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सभी इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये डाइस से है क्वेश्चन, पासा। एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। मतलब एक पासा जो होता है उसके जो अपोजिट संख्याएं होती हैं उनके जो योग होता है, सम होता है, वो हमेशा 7 होता है। तो नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसे हम तोड़ मरोड़ के एक डाइस बना दें। तो मतलब कौन इनमें से किससे एक मतलब जो पासा होता है वो एकदम सही वाला पासा बन जाएगा, जिसका अंकों का योग सामने वाले अंकों का योग 7 होगा। तो वो हमें बताना है। जैसे हम ए वाले का बना के देखते हैं, तो हम करते क्या है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो जो बीच में है हम पहले इन इनको आपस में ये एक दूसरे के अपोजिट कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं, कभी भी वो संख्या हम आपस में नहीं लेते जो इस वाले खाने से ये वाले खाने की जुड़ी हुई हो। तो इसमें हम पहले 4 को नहीं लेंगे, तो 2 के सामने 5 कर देंगे यानी 5 कर देंगे। ठीक है, देन आगे हम करेंगे 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। देन जो बचता है, जैसे ये बचा तो ये इसके अपोजिट हो जाता है, एक के अपोजिट हो जाएगा 3। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे तो 7 बन रहा है आमने सामने वाले अंकों का योग, लेकिन यहाँ पे 10 बन रहा है और यहाँ पे 4 बन रहा है। तो इसलिए इससे एक पासा नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए से कोई डाइस नहीं बनाया जा सकता। देन चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, बना के देखते हैं। तो हम इसमें पहले 2 को और 5 को आमने सामने करेंगे। 2 के सामने 5 आएगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, एक का 6 होगा। देन जो बचा, ये 3 बचा, ये यहाँ पे 4 बचा, ये 3 का अपोजिट 4 आ जाएगा। तो अगर हम इसको भी योग करें तो देखें 5 और 2 भी 7 आ रहा है, और 6 और 1 भी 7 आ रहा है, और 3 और 4 भी 7 आ रहा है। यानी कि इस वाले जो ये वाली आकृतियां हैं, इसको अगर हम तोड़े मरोड़े और जोड़ें जो भी करें, तो इससे हम एक जो अच्छा सही पासा हो सकता है हम उसे बना सकते हैं। एक सही डाइस हम बनाया जा सकता है इस वाली आकृति, क्योंकि सभी का अपोजिट डायरेक्शन, जो भी अपोजिट संख्या है उन सभी का योग जो है 7 बैठ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही वैसे करके देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। इसमें 6 के अपोजिट 4 आ जाएगा, और सॉरी 1 आ जाएगा, 4 के अपोजिट 5 आ जाएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं बनेगा, 4 और 5 9 आ रहे हैं। अगर इसको करें तो 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा, 5 के अपोजिट 3 आ जाएगा, 4 के अपोजिट 2 आ जाएगा। 6 और 1 तो 7 बन रहा है, लेकिन यहाँ 5 3 8 बन रहा है, और 4 और 2 6 बन रहा है।
ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप वीडियो को अगेन रिपीट करके देखिएगा, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, छह लड़कियां, ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से है। छह लड़कियां ए के एस एम यू और टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो यू ए और के बीच में बैठा है। यू जो है ए और के बीच में बैठा है। ए टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। के एम के ठीक विपरीत बैठा है। टी के ठीक दाएं कौन बैठा है? ठीक है, हमें ये बताना है कि टी के ठीक दाएं कौन बैठा है। चलिए करते हैं इसको भी। तो इसको करने का मैंने बताया था एकदम इजी मेथड। पहले एक गोला कर लेंगे। देखिए गोला तो आड़ा तिरछा हो रहा है, लेकिन मैनेज कीजिएगा। तो हम यहाँ पे छः, कितनी लड़कियां? छः हैं। तो हम यहाँ पे सिक्स जो है इस टाइप से बना लेंगे। सभी का मुंह अंदर की ओर है, ठीक है, केंद्र की ओर है। तो मैंने आपको बताया था अगर सभी का मुंह अंदर की ओर हो, आप खुद ही देखिए मेरा मुंह अगर यहाँ अंदर की ओर है तो मेरा राइट जो होगा ऐसे करके होगा, और लेफ्ट जो होगा वो ऐसे करके होगा, इस टाइप से। तो ये हमारा राइट साइड होता है, और अगर हम ऐसे करके चलते हैं तो ये लेफ्ट होता है। तो इसमें हमें क्या बताना है, क्या? और मैंने बताया था इन क्वेश्चन को कभी भी हम शुरू करते हैं ना, तो वहां से शुरू करते हैं जहां से हमें कोई एक अच्छा वो मिल रहा हो, मतलब सही डायरेक्शन मिल रही हो। जैसे मैं हम शुरू करते हैं इसको, जैसे जहां पर भी कोई लिखा हुआ हो ना, वो उसके दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, और वहां से वो चौथे नंबर पे बैठा है, तो हम उसको वहां से शुरू करते हैं। वहां से हमारा इजी होता है। जैसे हम यहाँ से देखें तो ए टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और ए, अगर हम ए को यहाँ बिठा देते हैं, मैं हमेशा इस क्वेश्चन की जो शुरुआत करता हूँ यहीं से करता हूँ, ठीक है। बाकी आप जहाँ चाहें वहां से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इजी हो जाता है। चलो करते हैं। ए जो है टी के दूसरे स्थान पर बैठा है बाएं। टी का बायां कहाँ होगा? एक मिनट, क्या दिया है इसमें? ए टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। टी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ये ए का अगर हम, ये तो टी का दायां हो जाएगा। वेट वेट वेट, तो हम टी यहाँ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टी का बायां आ जाएगा ये। टी का राइट तो इधर है ना, ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो टी हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये टी के बाएं को दूसरे स्थान पर आ गया। देन फिर हम देख लेते हैं इन, ये जो दो हमने वर्ड लिखे हैं, इनसे कोई रिलेट वर्ड लिखा हुआ है? तो हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है यू, ए और के बीच में है, यानी कि ए और के बीच में है यू। तो यू हमारा यहाँ आ जाएगा और के बीच में आ जाएगा। फिर क्या है, के एम के ठीक विपरीत बैठा है। एम को हम यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि उसमें बोला गया है के एम के ठीक सामने बैठा है, यानी विपरीत बैठा है, आमने सामने बैठे हैं। तो ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे दोनों ही। फिर बचा क्या हमारा, ए के एस एम, एस बचा हमारा, वो एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन इसमें पूछा गया है टी के ठीक दाएं कौन बैठा है? टी के ठीक दाएं हमारा एस बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, टी का जो राइट साइड हुआ वो इधर ही हुआ ना, ये तो लेफ्ट हो गया। तो टी के ठीक दाएं एस बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ आया होगा आपको, और नहीं आया है तो प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ आ जाएगा। आजकल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? ये हमारा कैलेंडर से है क्वेश्चन। देखिए अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे कि कुछ भी हमसे मिस्टेक हो रही है अभी, या कुछ भी हमसे प्रॉब्लम आ रही है, आपको सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी होती है, जो ओड नंबर्स होते हैं वो निकालने होते हैं, और फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई, मतलब अपॉन में 7 रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड कर देते हैं जितना भी हमारा विषम दिन निकल के आते हैं, ओड नंबर्स। तो करते हैं इसको। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 5 जनवरी, फिर देन लिखा हुआ है 31 मार्च का हमें दिन निकालना है। तो 5 जनवरी 2012 को क्या दिन है? सोमवार, ठीक है।
तो मैंने बताया था कि फिर हम इसको एक साल आगे को बढ़ा लेते हैं। तो हमारा 5 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? तो अगर मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ कोई सामान्य दिन आता है तो +1 कर देते हैं, और कोई लीप वर्ष आता है तो +2 कर देते हैं। तो ये एक सामान्य वर्ष है, सॉरी लीप वर्ष है 2012, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी जो है 29 तारीख की आती है। तो ये एक लीप वर्ष है, तो यहाँ पे हम +2 करेंगे। क्यों करेंगे +2? क्योंकि फरवरी आई होगी हमारी, तो वो 29 तारीख की आई होगी, ठीक है। तो उसमें हम +2 कर देते हैं। तो हम +2 कर दें सोमवार में, तो सोमवार मंगल बुध, यानी कि 5 जनवरी 2013 को क्या आएगा? बुध आ जाएगा। देन हम आगे करते हैं इसको। हमसे पूछा क्या है? 31 मार्च। अच्छा, हम देखें तो जनवरी में हमारे कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 5 जनवरी तक का तो आ गया है, बचे कितने दिन? 26 दिन। फिर प्लस कर देंगे, तो जनवरी हो गया। फिर फरवरी 2013 की जो फरवरी आएगी वो 28 दिन की होगी, क्योंकि ये तो एक सामान्य वर्ष है। 28 प्लस, देन इसको करते हैं। ये फरवरी हो गया। फिर मार्च के 31 दिन ये हो गए। 31 मार्च को पूछा है ना। फिर इसको सभी को 7 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको और भी आसान बनाना चाहें इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं? हम हाँ, यहाँ पर जैसे 26 दिन बचा था ये जनवरी में, जो 26 दिन बचे थे, हम इसको सीधा भी डिवाइड कर सकते हैं। 7 को 26 से जब डिवाइड करेंगे, तो मैंने बोला था आपसे, ऊपर नहीं, या तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए या फिर इससे नीचे नीचे रहना चाहिए, कभी भी इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 7 को हम 3 बार में डिवाइड करेंगे, तो 7 या 21 हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा विषम दिन? जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। तो हम इसको यहाँ पे 5 लिख कर भी कर सकते हैं। चलिए मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ, पहले ऐसे करा देता हूँ, फिर वह उसको ऐसे करा दूंगा शॉर्ट में। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो कितना बैठ रहा है हमारा? यहाँ बैठ रहा है हमारा 6 8 6 14, और एक 15 के 5, फिर 2 और 2 4, और 3 7 और एक 8, और इसको वो कर देंगे। तो अगर हम इसको देखें तो कितना आ रहा है हमारा? तो हमारा आएगा इसमें, एक मिनट, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारा, कितना आएगा देखिए, ये कितनी बार में हो रहा है हमारा? 12। अगर हम इसको कर दें तो 12 सत्ते कितने हो जाते हैं? मतलब 12 बार में हमारा ये 12 सत्ते 84, यानी कि एक रिमाइंडर बच रहा है, ये शेष बच रहा है एक हमारा, ठीक है। प्लस इसको हम 12 बार में पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा एक रिमाइंडर रह जाएगा, क्योंकि हम 12 की अगर साथ में मल्टीपल करते हैं तो हमारा आता है 84, यानी 84। तो हमारा दिन, एक दिन शेष रह गया, तो हम बुध में एक दिन जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? बृहस्पतिवार, ठीक है। यानी कि गुरुवार भी लिख सकते हैं इसको। अब हम इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें दिया है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगर इसको हम और शॉर्ट वाले मेथड से करें तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ से हमने निकाला 5 जनवरी 2013 को बुध आ रहा है, तो जनवरी में कितने दिन और बाकी बचे? 31 दिन होते हैं। 5 तारीख तो हमारी निकल गई है, देन बाकी 26 दिन बचे। तो 26 को अगर हम 7 से वो कर दें, डिवाइड कर दें, तो कितना बच रहा है हमारा? 5 विषम दिन बच रहे हैं, क्योंकि 7 को 3 बार में 21 जाएगा, तो 5 हमारा शेष रह जाएगा। देन प्लस कर देंगे, 7 चौक 28, ये 28 पूरा पूरा कट जाता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम कर सकते हैं, फरवरी 28 दिन की आएगी उसमें, तो इसको हम लेंगे। फिर इसको करेंगे 31 को, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, कितना शेष रह जाएगा इसमें? 3 शेष रह जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 8। 8 को 7 से डिवाइड कर दे तो कितना बच रहा है? 1, यानी कि एक विषम दिन बच जाएगा। तो बुध में एक जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा, जिसे हम गुरुवार भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में हमारे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न वाचक ये प्रश्न चिन्ह के को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब हमें बताना है यहाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें, ये नंबर सीरीज होती है हमारी, अल्फाबेट और नंबर सीरीज दोनों होती है। तो हमारा बी कितने पे आता है? बी हमारा आता है 22 पर, और एस आता है 19 पर, पी आता है 16 पर, एम आता है 13 पर, जे आता है हमारा 10 पर। तो अगर हम इसमें देखें तो -3 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, हर एक में। तो इसमें 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 पे आ जाएगा हमारा जी। देन आगे करते हैं इसको, फिर नंबर सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो कितना प्लस हो रहा है? 18।
और यहाँ देखें तो कितना, सॉरी 8 हो रहा है यहाँ पे 310 से 18 बन रहा है तो 8 प्लस हो रहा है। फिर ऐसे ही हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 27 प्लस हो रहा है, 45 में से 18 गए तो 27। देन यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 345, 409 हो रहा है, तो यहाँ पे 64 प्लस हो रहा है ये। और यहाँ देखें तो कितना प्लस हो रहा है, 409 से 534 बन रहा है, तो यहाँ पे देखें तो हमारा 125 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पे कितना प्लस होगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे सभी कोई ना किसी ना किसी संख्या का हमारा क्यूब इसमें ऐड होता जा रहा है। जैसे कि ये 2 का है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो नेक्स्ट जो है 6 का क्यूब आएगा। लेकिन अगर हम इसको और सॉल्व करें, यहाँ 64 था और यहाँ 125 था। अगर इतना जल्दी आपके माइंड में ना आए तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 19। देन यहाँ कितना ऐड हो रहा है हमारा 37। और यहाँ कितना हो रहा है 61। फिर हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ कितना ऐड हो रहा है हमारा 18। और यहाँ कितना हो रहा है हमारा 24। तो इसमें हमारा 6 का डिफरेंस है, तो 6 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 6 की सीरीज चल रही है। देखो 18 से 24 बन रहा है तो 6 का। अगर इसमें भी हम 6 जो ऐसे भी आंसर आता है या देख लेते हैं, अगर आंसर आता है ना तो वही वाला मेथड होगा हमारा, देख लेते हैं। तो इसमें 6 जोड़ देंगे हम तो ये कितना बन जाएगा 30। फिर 61 में अगर हम 30 जोड़ देंगे फिर हमारा बन जाएगा 91। और 125 में अगर 91 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 5 और 1 6, और ये बन जाएगा 2 9 2 11 का 1 और 1 2 216 बन जाएगा। तो सही बन रहा है ये भी। अगर हम देखें तो ये 6 का क्यूब बन रहा है। तो इसमें 216, 534 में 216 ऐड कर देंगे, 534 प्लस 216, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 750 है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बताए इसको सॉल्व करने के, तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें तो क्यूब भी बन रहा था यहाँ पर 125, देन यहाँ आएगा 216। अगर हम देखें तो ये 2 का क्यूब, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, और 524 में जब 534 में जब 216 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 750। और इसको बी, और इसको इसमें -3 हो रहा था तो जे में से -3 होगा तो आ जाएगा जी पे 7 पे, मतलब जी आ जाएगा। माइनस जे में से जब 3 माइनस होगा तो जी 750 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। ठीक है, आपको समझ आया होगा, प्रैक्टिस करते रहिए। और कुछ समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं फिर से। ये है हमारा, इस समीकरण को सॉल्व करना है हमें। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान क्या होगा। तो अगर हम इसमें वैल्यू रख दें 47, गुणा की जगह हम रख देते हैं माइनस, और प्लस की जगह हम रख देते हैं, प्लस की जगह भाग रख देते हैं 15, देन माइनस की जगह क्या आएगा प्लस 5, और भाग की जगह हमारा दिया हुआ है गुणा। तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड मास के नियम से होते हैं। तो इसमें जिसमें हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, ना इसमें ब्रैकेट है ना ऑफ है, फिर इसमें हम डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं। ठीक है, तो हम इसको करें तो ये हमारा 15 भाग में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, हम इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है आगे, क्या था हमारा, प्लस के 5 था, और क्या था, माइनस को क्या लिखा गया था प्लस, और भाग को हमारा लिखा गया था गुणा, तो यहाँ पे गुणा था हमारा 3। सही है, तो हम करते हैं इसको, इसको करने के इसको कैसे कर लेते हैं। अगर हम देखें तो इसको 3 से काट देते हैं, 3 पंजे 15, और 3 से काट दें इसे तो ये आ जाएगा 13 बार। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी 47 माइनस 13/5 प्लस के, इनको आपस में गुणा कर देंगे 15। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से 13 को, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ कर देता हूँ मैं सॉल्व, 47 माइनस, अगर हम इसको डिवाइड करें 5 को 13 से, नहीं सॉरी 13 को 5 से डिवाइड करें तो ये हमारा जाएगा 2.6 और प्लस 15।
देखिए किसी भी संख्या को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो जो संख्या होती है अपने आप का दोगुना हो जाती है और उसके बीच में पॉइंट लगा देते हैं हम। जैसे हम 13 को कर रहे हैं यहाँ पे 5 से, तो ये 26 हो जाएगा और बीच में पॉइंट लगा देंगे। किसी को भी करके देख लीजिए आप। जैसे अगर हमें 19 को 5 से डिवाइड करना हो तो हम इसको सीधा कर देंगे शॉर्ट में। जैसे 19 का पहले दुगुना कर देंगे इसका, और उसमें जैसे 19 का दुगुना होता है 38 और बीच में एक पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा 5 से डिवाइड हो गया। ठीक है, जैसे बड़े बड़े सवालों क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं टाइम बचाने के लिए। देन कितना आएगा, इसमें 15 को जोड़ दीजिए। 47 में पहले प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये जोड़ लेंगे, तो ये आएगा 62 और इसमें से माइनस हो जाएगा 2.6। तो हम इसको माइनस कर देते हैं 2.6 को इसमें से, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 59, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। कुछ नहीं करना है, बस इसके ये सारे सिंबल चेंज कर देने हैं। गुणा प्लस माइनस की जगह प्लस, भाग की जगह गुणा। फिर देन हमें ये सॉल्व करना है, तो इसको अपॉन में लिख देना है। फिर इसको समीकरण को सॉल्व करना है, फिर इसको 5 से डिवाइड करना है 13 को, तो आया हमारा 2.6। और फिर इसको कर देना है यहाँ पे, इसको प्लस प्लस वालों को जोड़ देना है। फिर इसको 2.6 को इसमें से माइनस कर देना है 62 में से, जो हमारा आ जाएगा 59.4। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा एज से है, जो आयु वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे, देन इसमें हम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु में 4:3 का अनुपात था और अगले वर्ष इनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इनकी दोनों की आयु निकालनी है, जो भी एज होगी फिर उन दोनों का सम कर देना है। ठीक है, तो चलिए चल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको कल भी बताया था ऐसा क्वेश्चन करके पिछली क्लास में, बहुत ईजी स्टेप्स है। देन बनाते हैं, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था, ये लिख लेते हैं हम पहले, हम इसको x से कर लेते हैं। ठीक है, इसको 4x लिख देंगे, इसको 3x लिख देंगे। देन अगले वर्ष क्या हो रही है इनकी आयु, 5x और ये 4x। मैंने आपको बताया था इन दोनों में जो भी अंतर होता है वो हम देख चेक कर लेते हैं कितना है, और इन दोनों में भी। तो जो इनका अंतर होता है, जैसे इनका अंतर आ रहा है 4 और 3 के बीच भी एक अंतर आ रहा है, 5 और 4 के बीच भी, तो अंतर को हम ऊपर लिख लेते हैं। अगर समान नहीं आता है तो हम उसको समान करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल समान है, अगर आगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कराएंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अंतर होगा। देन क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था इन आपस में इनकी गुणा करनी होती है तिरछी। तो करते हैं हम, 5 की 3 से कर देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, और 4 की 4 से कर देते हैं तो ये 16 हो जाएगा। फिर इनका अंतर ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे इनका अंतर 1 आएगा तो इसको अपॉन में लिख लेते हैं। फिर मैंने बताया था मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, जैसे ये जितने भी सालों का ये अंतर दिया होता है उसको हम मल्टीप्लाई में जोड़ के लिख देते हैं। जैसे इसमें दिया है पिछले और अगले वर्ष, यानी कि 2 सालों का हमारा डिफरेंस दिया है, तो वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल रही थी हमारी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। तो हम किसी भी इसमें समीकरण में रख देंगे, या तो इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे हमारी वैल्यू। जैसे हम ऊपर वाले में रख के देख लेते हैं, तो ये थी हमारी 4x, तो 4x का मान कितना आया हमारा 2, तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ पे x का मान 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6। लेकिन अभी ये इनकी प्रेजेंट एज नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, बिकॉज ये पिछले वर्ष की बात चल रही है। ये पिछले वर्ष का था ना ये वाला अनुपात, तो अभी हमें प्रेजेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, पिछले वर्ष का है तो अगले वर्ष में जाने के लिए, मतलब जो प्रेजेंट में जाने के लिए एक वर्ष इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और इसमें +1 करेंगे तो ये 7 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ये इनकी प्रेजेंट एज निकल के आ गई है। ठीक है, तो इनका क्या बोला है हमसे, इनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देन इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो इनका योग क्या आया हमारा 16, यानी कि इन दोनों की जो आयु होगी उनका जो योगफल होगा वो 16 होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ष। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। बाकी अगर समझना है तो वीडियो को फिर से देखें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसमें दिया है नीचे दी गई आकृति में तीन, यानी कि ये जो आकृति दी हुई है हमारी, आकृति में 3 प्रतिच्छेदी व्रत हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये 3 हमारे व्रत हैं, जिन ये अलग टाइप वाले लोगों के लिए है, ये अलग ये अलग। तो इसमें क्या है, इसके कथन पढ़ें और संयोजन का वह अक्षर चुनें जो कथन का सही प्रतिनिधित्व करता है।
तो इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा क्षेत्र उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो बुद्धिमान और सक्रिय दोनों हैं लेकिन आलसी नहीं है। तो हमें इसमें क्या बताना है, ऐसे कितने लोग हैं या ऐसा कौन है जो बुद्धिमान भी है और सक्रिय भी है, यानी कि इंटेलिजेंट भी है और एक्टिव भी है, बट लेजी नहीं है, आलसी नहीं है। तो ये इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ये बुद्धिमान का वाला, बुद्धिमान के लिए ये वाला व्रत है, और ये लेजी मतलब आलसी वालों के लिए है, और ये हमारा एक्टिव यानी कि सक्रिय है। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन है जो बुद्धिमान भी है और सक्रिय भी है लेकिन आलसी नहीं है। तो अगर हम देखें ये वाले व्रत में जो आ रहा है हमारा, ये व्रत इस टाइप से आ रहा है, तो हम उनको तो लेंगे नहीं जो इस व्रत में आ रहे हो, क्योंकि वो लोग तो आलसी भी होंगे इंटेलिजेंट और इसके एक्टिव के साथ साथ। तो हम वो हमें डिजिट लेना है, वो अल्फाबेट लेना है हमें, जो बुद्धिमान और सक्रिय हो लेकिन लेजी नहीं हो। तो अगर हम देखें तो डी एक ऐसा है जो इंटेलिजेंट वाले गोले के अंदर भी आ रहा है और एक्टिव वाले के अंदर भी आ रहा है, लेकिन जी और ए जो है केवल ए इंटेलिजेंट में आ रहा है और ए एक्टिव में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी एक ऐसा अल्फाबेट है जो इंटेलिजेंट भी है और एक्टिव भी है, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा आकृति वाला है, कागज के टुकड़े को जो काट के आकृति बनाई जाती है तो वो कैसे दिखाई देगी। तो हमें क्या था, एक कागज का टुकड़ा था हमारा, उसको पहले नीचे की तरफ फोल्ड किया जाता है, देन उसको इधर की तरफ फोल्ड किया जाता है, राइट साइड की तरफ। ये एरो दिख रहा होगा आपको, ये एरो पहले नीचे की तरफ है, फिर इधर की तरफ है, और जो है फिर यहाँ पे ये एरो आके यहाँ खत्म हो गया है, मतलब ये वाली जो ये है यहाँ इस टाइप से, ये यहाँ पे कट कर दी गई है, यहाँ पे बीच में इस टाइप से बना दिया गया है, और यहाँ पे ये इस टाइप से कट कर दी गई है। तो हमें बताना है जब इसको हम ये फोल्ड करके जब इसको हम खोलेंगे कागज के टुकड़े को, तो ये कैसा दिखाई देगा, किस टाइप का दिखाई देगा हमें। तो हम इसमें अगर देखें, पहले अगर हम इसे खोलते हैं तो ये इधर को खुलेगा, लेफ्ट साइड को पहले यहाँ पर खुलेगा ये। तो ये वाला जो आकृति बन रही है हमारी, ये इस टाइप से ही आ जाएगी, ये तो सेम ही आ जाएगी। तो देख लेते हैं, इसमें तो उल्टी दी हुई है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, इसमें हमारी तिरछी दी हुई है तो ये भी नहीं होगा, या ए होगा या डी होगा। फिर हम देखते हैं, ये जो हमारा इस टाइप से कटा हुआ था कागज का टुकड़ा, तो जब हम इधर को मोड़ेंगे इसे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, सही है। फिर इस टाइप से इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। देन क्या होगा, अगर हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये हमारे ट्रायंगल टाइप बन रहे हैं, इस टाइप से बन रहे हैं। ये हमारे जो ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये ऊपर का सिरा होगा इसके नीचे आ जाएगा, और नीचे का सिरा ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और ये ऐसे बन जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, और ये डी में जो है ये सेम दिए हुए हैं, इसलिए डी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। देन चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कथन एवं निष्कर्ष से है। ये कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और ये निष्कर्ष दिए हुए हैं इसके। तो हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे कथन दिए हुए हैं दो, और दो ही इसके तीन निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो हमें फिर ऑप्शन में देख के बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आइए इसमें देखते हैं क्या लॉजिक है। तो इसमें हमारा बताया गया है कि कोई ई एफ नहीं है। ये हमारा, मैं अलग अलग टाइप से, हर टीचर इस क्वेश्चन को करने का अलग अलग टाइप बताता है, बट मेरा जो टाइप है आप देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ भी आएगा, और ऐसे ही आपको करना है। ये गोला कर लीजिए एक, तो ये ई का गोला आ जाएगा, ठीक है, ई। तो कोई भी ई एफ नहीं है, तो एफ का अलग कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ई, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। फिर आगे क्या दिया है, सभी एफ डी हैं, जितने भी एफ हैं हमारे सभी डी हैं। तो यो एफ को इस टाइप से अंदर ले लीजिए, ये क्या आया, डी आया हमारा, ठीक है। देन आगे क्या दिया है, हमारे निष्कर्ष पढ़ने हैं। इसमें दिया है कोई ई डी नहीं है, कोई भी ई डी नहीं है, तो इसमें इस टाइप से नहीं दिया है। कोई भी एफ ई नहीं है और ना ही कोई ई एफ है, लेकिन हमें नहीं पता है डी, डी हमारे ई हो भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट में कोई नहीं दिया है कि ई एफ ई डी नहीं हो सकते या डी ई नहीं हो सकते। तो ये तो अभी छोड़ देंगे। फिर दिया है कुछ डी एफ है, जो कुछ डी हैं एफ हैं, हाँ कुछ डी जो है डी के अंदर आ रहा है एफ, यानी कुछ जो डी होंगे वो एफ भी होंगे, तो यानी कि ये भी सही है। फिर इसमें दिया है कोई एफ ई नहीं है, कोई भी एफ ई नहीं है, हाँ ये बात सही है, कोई भी एफ जो है ई नहीं है, ये भी सही है। तो हमारा सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा, और कोई डी ई नहीं है ये हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज
कोई ई डी भी हो सकता है और कुछ डी ई भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी हमें ई और डी का संबंध नहीं दिखाया गया है। तो ये हमारा कोई डी ई भी हो सकता है और कोई ई डी भी हो सकता है। तो हम करते हैं, सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सभी नहीं है, फर्स्ट वाला गलत है। ये दो ही हमारे निष्कर्ष हैं जो हमारे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। फिर ये आएगा, दोनों निष्कर्ष सेकंड और थर्ड कथनों के अनुसार हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ये दो कथन, निष्कर्ष नंबर 2 और थर्ड जो है तीसरा नंबर वाला, हमारे कथनों के अनुसार हैं कि कुछ डी जो है एफ भी है, डी के अंदर आ रहा है एफ, और कोई भी एफ नहीं है, एफ ई नहीं है, कोई भी ई एफ नहीं है, या एफ जो है कोई भी ई नहीं है। ठीक है। देन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था एक और थर्ड, यानी कि एक और तीन कथनों के अनुसार है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक जो है कथन के अनुसार नहीं है। फिर डी में है दोनों निष्कर्ष एक और दो कथनों के अनुसार है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन जो कथन निष्कर्ष नंबर ए था एक था हमारा, वो गलत है। समझ आया होगा आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए एग्जाम में तो हमें वो इस टाइप से कर लेना है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से है क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। चलिए चलिए करते हैं इसे भी, बहुत इजी स्टेप से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस ये हमें सॉल्व कर देना है। मैंने आपको बताया था ये बोर्ड मास के रूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बोर्ड मास का रूल तो आपको बताया ही था मैंने, जो होता है BODMAS। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीपल को करते हैं। तो इसमें पहले मल्टीपल दिया है, ब्रैकेट ही दिया है ना, ऑफ दिया है, तो पहले इसको हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा इसका गुणा होके, ये 135 आएगा जब 27 की गुणा 2 में करेंगे। फिर क्या दिया है हमारा, प्लस के 270। फिर हमारा माइनस में दिया है 170 और फिर प्लस में दिया है 40। तो हम पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, ये प्लस का है 135, 270 भी प्लस का है और 40 भी प्लस का है, तो हम पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। तो हम अगर इसको जोड़ें 270 और इसको 135 को, तो ये आ जाएगा 5, 405 आ जाएगा। और 405 में अगर 40 जोड़ें तो यहीं जोड़ लेते हैं, इसको भी 40 को भी इसी के साथ ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा 445 आ जाएगा। जब हम प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 445 आ जाएगा, और इसमें से हम 170 को माइनस कर देंगे। तो हम 170 को माइनस करेंगे 445 में से, तो क्या आएगा हमारा 275। जब हम 445 में से 170 माइनस करेंगे तो हमारा 275 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अगर ब्रैकेट दी हुई हो, या फिर ऑफ दिया हो तो ऑफ को करना है, और फिर डिवाइड दिया हो तो डिवाइड को करना है, ऐसे करते रहना है। डिवाइड भी नहीं दिया था, इसमें मल्टीपल दिया था, इसलिए पहले हम मल्टीपल को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को करना होता है, फिर माइनस को लास्ट में करना होता है। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा डायरेक्शन से है। इसमें दिया है, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली गई, और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई, और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी होगी? उसके घर से झील तक की दूरी बतानी है। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन इस टाइप से होती है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पूर्व होता है, और यहाँ पश्चिम होता है। चलिए चलाते हैं इसको। ये है एक दिन, यहाँ से मतलब घर है उसका, सुमन का, फिर वो क्या है 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, तो 8 किलोमीटर चला देते हैं इसे पूर्व की ओर। फिर इसमें दिया है 90 डिग्री घूम जाती है वो 90 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा यहाँ एंगल। फिर ये कितनी चलती है हमारी, 15 किलोमीटर चलती है। तो हमें बताना है ये झील तक पहुंच जाती है, यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगा वो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस है उसके घर से लेके झील तक का, कितना डिस्टेंस है। तो मैंने बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जो 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, ट्राइंगल जैसा बन रहा हो, तो इसमें हमें बोर्ड मास नहीं, पाइथागोरस रूल के, पाइथागोरस थ्योरम के से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बड़ी भुजा हमें अगर निकालनी हो और दो भुजाएं हमें दे रखी हो, तो बड़ी भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इतना लंबा नहीं करना है हमें इसको शॉर्ट में करना है। तो क्या करना है, इस शॉर्ट में करने के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, उन दोनों को प्लस करके और उस पर रूट चढ़ा के रूट निकाल दीजिए, वही हमारी ये वाली बड़ी भुजा आ जाएगी। जैसे कि हम करेंगे इसको,
15 का स्क्वायर कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे इसमें 8 के स्क्वायर को, और इस पे हम रूट लगा देंगे। तो हमारा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 8 का कितना होता है 64, इस पे हम रूट लगा देंगे, ये हमारा आएगा 289। इस पे हम रूट लगा देंगे, और 289 किसका रूट होता है हमारा, आप सभी को पता होगा, ये होता है हमारा 17 का। तो हमारी ये वाली भुजा कितनी निकल के आएगी 17, यानी कि उसके घर से लेके जो झील तक का डिस्टेंस है वो है 17 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कभी ऐसा आता है कि हमें बड़ी भुजा दे रखी हो और इनमें से कोई भुजा निकालनी हो, तो हम बड़ी भुजा का स्क्वायर कर देते हैं और छोटी भुजा के स्क्वायर को उसमें से घटा देते हैं, तो उसका दूसरे साइड वाली भुजा निकल आती है। लेकिन अगर हमें बड़ी भुजा निकालनी हो तो इन दोनों का स्क्वायर करके उसका सम करके और उस पर रूट लगा देते हैं, जो भी उसका रूट निकल के आता है वो बड़ी भुजा निकल के आ जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमें क्या करना होता है, ये हमें जो हमारी ए से लेकर जेड तक के हमारे जितने भी अल्फाबेट होते हैं उस क्रम में हमें इसे लगाना होता है। जैसे कि अगर हम इसे देखें तो इन चारों पांचों में ही डब्लू पहले आ रहा है, तो डब्लू को तो छोड़ देंगे क्योंकि डब्लू आ रहा है, फिर हम आगे से शुरू करेंगे। फिर यहाँ पे देखें तो ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ए, यहाँ पे ई आ रहा है, फिर ए आ रहा है, यानी कि इन चारों में से ही कोई पहले आएगा। ये तो आएगा नहीं, ई है इसमें पहले, तो हम इसमें से देखें तो आगे अगला अल्फाबेट क्या है, यहाँ जी है, यहाँ आई है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ वी है। तो अगर हम इसमें देखें तो पहले कौन सा अल्फाबेट आता है हमारे ए से लेके जेड तक में, पहले जी आता है, आई आता है, एस आता है, या एस आता है, या बी आता है। तो हम देखें तो पहले क्या आएगा हमारा जी, यानी कि सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 तो हो गया है हमारा। देन चलते हैं अब 2 3 4 5 में से कौन सा आएगा। फिर अगर हम देखें तो फिर आई आता है, या एस आता है, या एस आता है, या वी आता है। तो हम देखें पहले आई आता है तो फिर आ जाएगा नंबर 2 पहले। देन हम आगे देखें तो आ जाएगा एस एस, इन दोनों में ही एस एस है और इसमें वी है, लेकिन हम इन दोनों में से कोई एक लेंगे। तो हम देखें तो पहले इसमें ई आ रहा है और इसमें हमारा टी आ रहा है, तो ई पहले आता है तो एक या 3 आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखें तो हमारा इसमें यहाँ पे दूसरे नंबर पे ई आ रहा था और यहाँ पे ए आ रहा था, तो वर्णमाला में पहले हमारी जो अल्फाबेट होते हैं उसमें ए पहले आता है, तो फिर 5 आ जाएगा और लास्ट में बचा 4। तो ये हमारा वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो गया है। तो हमारा इस ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 123 54। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा दिया है, एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ये हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा। ये हमारी एक अल्फाबेट सीरीज है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या लॉजिक लगा हुआ है, हम इसमें देखते हैं क्या लॉजिक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो पहले एल आ रहा है, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो इनकी नंबरिंग कर लेनी है। जैसे एल हमारा 12 पे आता है और पहला, फिर इस वाले यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, फिर ये यहाँ पे देखें एफ 6 पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है और एन हमारा 14 पे आता है। तो अगर हम देखें तो इसमें हर किसी में 6 माइनस हो रहा है, तो यहाँ 12 में से 6 माइनस हो रहा है, यहाँ 6 माइनस होगा। अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं ना, तो जब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 6 में से जब माइनस होगा तो जेड आ जाएगा, पूरे चले गए। तो फिर 26 में से 6 माइनस होगा, 20 पे हमारा टी आ जाएगा, जब 20 में से 6 माइनस होगा तो 14 पे हमारा एन आ जाएगा, और 14 में से ही ऐसे 6 माइनस करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 8, और 8 पे कौन सा अल्फाबेट होता है आप सभी को पता है, एच होता है। देन अगली सीरीज में चलते हैं, यानी कि पहले क्या आ जाएगा हमारा एच, जो कि हमारे सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन नंबर ये सी यहाँ आएगा। देन आगे क्या दिया है हमारा, ये ओ दिया है, ओ हमारा 15 पे आता है, एल 12 पे आता है, आई 9 पे आता है, एफ 6 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है। अगर हम इस सीरीज में भी देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, हर डिजिट में -3 हो रहा है, और यहाँ पे हर अल्फाबेट में -3 हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम 3 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जब 3 से 3 बिल्कुल 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा जेड। यहाँ पे ए नहीं लिख देना है कि 3 में से 3 चले गए तो यहाँ पे ए लिख देना है, सी का -3, क्योंकि ए तो 1 पे आता है, और जब 3 में से पूरा 3 ही चला जाएगा तो वो लास्ट वाला डिजिट जो कि 26 पे आता है जेड, वो आ जाएगा। देन सेकंड नंबर पे क्या आएगा जेड। देन चलते हैं नेक्स्ट में क्या है उसमें, जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर ए में 22 दिया है, ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
अब सी में भी जेड है और डी में भी जेड है। देन नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है, जी है। जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, जे 10 पे आता है, के हमारा 11 पे होता है। तो हमारा लास्ट अल्फाबेट में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। जी से एच हो रहा है, एच से आई हो रहा है, आई से जे हो रहा है और जे से के हो रहा है। वैसे ही के से हमारा क्या हो जाएगा, जब +1 करेंगे तो ये हमारा एल आ जाएगा। तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी एच जेड एल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपको इनकी नंबरिंग कर लेनी है, फिर उस हिसाब से आपको अल्फाबेट रख देने हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। और ये आपके फिंगर पे होनी चाहिए एकदम कि कौन से अल्फाबेट पे कौन सा अल्फाबेट आता है हमारा। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर हमसे कोई भी मिस्टेक हो रही है, कोई भी गलतियां हो रही हैं हमसे पढ़ाने में या कुछ भी स्टडी के अकॉर्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कमी आ रही है या कुछ भी। और बाकी इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता दें कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। और ऐसे ही रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।